स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट लाइव। आज अपन अपना एक नया लेक्चर शुरू करते हैं, जिस लेक्चर में हमें ये देखना है कि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा क्या जाता है। बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी आज अपन इस लेक्चर से सीखेंगे। हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई भी सर्किट हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिकल रिमोट्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारे एयर कंडीशनर्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, वो किस फिनोमेना पे काम करते हैं और कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो वहाँ पर उन सर्किट्स को चलाता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर के नाम पे हमें आज स्टडी करनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्जेस का फ्लो है। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस। किन चार्जेस का फ्लो है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स में देख सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चौक है, ठीक है, और उस चौक से मैं अपने बोर्ड पे लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं चौक को बोर्ड पे लिखने शुरू करता हूँ, चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, चौक के छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल्स बोर्ड से स्टक हो जाते हैं। दे स्टक देमसेल्व्स ड्यू टू सम फिनोमेना। वहाँ पर दोनों बोर्ड और चौक पार्टिकल्स के बीच में एक छोटा सा फोर्स लगता है और वो फोर्स उन पार्टिकल्स को बोर्ड पे चिपकाए रखता है। ठीक है, वो फोर्स सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है क्योंकि चौक के पार्टिकल्स डाउनवर्ड फॉल नहीं करते, ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे नहीं गिरते। सिमिलरली बर्थडे पार्टीज के अंदर अपन ने देखा है दैट एक बलून को अगर मैं सब अपने सर से रब करूं और दीवार पे स्टक करने की कोशिश करूं तो चिपक जाता है। सिमिलरली अगर अपन बात करें एक सिंपल से एग्जांपल की स्केल की, तो व्हेन वी रब द स्केल विद आवर हेड एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू द पेपर पीसेस, सो द पेपर पीसेस दे स्टक देमसेल्व्स टू द स्केल। ठीक है, जो पेपर पीसेस से हैं वो स्केल से चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी अपन ने कौन सा फिनोमेना देखा? चार्ज का ही फिनोमेना देखा। नाउ व्हाट इज बेसिकली चार्ज? चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है या तो वो फोर्स को खुद एक्सपीरियंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने बलून वाला एग्जाम्पल देखा। सो बलून वाले एग्जाम्पल के अंदर अपन ने बलून को पहले सर से रब किया और फिर दीवार से जब स्टक करने की कोशिश की वो तो चिपक जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या देखा? यहां पर अपन ने देखा व्हेन वी रब द बलून विद आवर हेड, तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टी जनरेट हुई एंड दैट प्रॉपर्टी माय फ्रेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी इज लाइक बॉडीज, दे आर either applying some force to other body or either experiencing some force. अब ये फोर्स कैसा हो सकता है? तो this force can be electrical, this force can be electrical and this force can be magnetic. तो ये फोर्स इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और ये फोर्स मैग्नेटिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जांपल हमें क्या देखना है। सो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से चार्जेस बिहेव करते हैं, चार्जेस एक दूसरे पे कैसे फोर्सेस लगाते हैं, चार्जेस का आसपास का रीजन जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम इस सब चीज़ों की बात करेंगे। एक सर्किट कैसे वर्क करता है हम उनसे इसकी बात करेंगे। फटाफट आइए देखिए, चैप्टर को ओपन करते हैं शुरू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास शब्द आता है विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी अपन ने कितना बड़ा डिस्कशन किया इलेक्ट्रिक चार्ज पे कि भाई चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी या तो खुद फोर्स को एक्सपीरियंस करती है एंड दैट फोर्स कैन बी आइदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। अब क्यों हो सकता है सर? दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों, वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज पढ़ेंगे हम इस चीज को थोड़ी देर आगे, चलो चैप्टर में सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। चलिए, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बॉडी एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है या तो खुद फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। नाउ बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को जो मेजर करते हैं अपन, दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कूलम्ब। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। सो द एसआई यूनिट, शब्द आता है एसआई यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट? एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अनुसार चार्ज को मेजर करेंगे कूलम्ब के अंदर, which is denoted by capital C। मतलब किसी भी बॉडी पे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मेरे पास 10 कूलम्ब जितना चार्ज है। सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट? मैं लिखूंगा 10, आगे लिख दूंगा कैपिटल C। सो कैपिटल C अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स कि भाई यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज ऑफ 10 कूलम्ब चार्ज। क्लियरली बात है। अब हमने 9th क्लास में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट in physics there are two types of physical quantities, one is vector and the other one is scalar।
In physics there are two types of physical quantities, vector and scalar. And charge अपने आप में कैसी क्वांटिटी है बेटा? तो चार्ज अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है. कभी भी चार्ज से कंफ्यूज नहीं होना है. चार्ज कैन बी ऑफ पॉजिटिव नेचर, का चार्ज कैन बी ऑफ नेगेटिव. आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सुना है, आप लोगों ने प्रोटॉन के बारे में भी सुना है. आपने ये भी सुना है कि प्रोटॉन जो होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. आपने ये भी सुना है इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. सो बिल्कुल सही बात है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट बोथ द चार्जेस इन जनरल आर स्केलर. चार्जेस कैसे होते हैं? स्केलर होते हैं. अब बेटा जब भी स्केलर क्वांटिटीज को हमें ऐड करना हुआ तो यहां पर मेरे पास चार्ज की एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. क्या प्रॉपर्टी निकल के आई? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. मतलब मैं चार्जेस को डायरेक्टली ऐड और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ बॉक्स, and on this box, this is a metal box by the way, and on this box there are three charges placed at three different positions. 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge, positive 1 coulomb charge is placed at this corner, negative 2 coulomb charge is placed at this corner, and plus 3 coulomb charge is placed at the center. If somebody asks us, अगर कोई अपन से पूछे कि यहां पर नेट चार्ज कितना होगा, अगर कोई अपन से पूछे कि इधर नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे? अपन तीनों चार्जेस को उठाएंगे और डायरेक्टली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. सो +1 + 3 इज +4 एंड -2 इज +2 कूलम. सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इज द प्रॉपर्टी जिससे अपन को एक चीज पता चलती है कि भाई बॉडी पे अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और मुझे बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है, सो हाउ विल आई कैलकुलेट? आई विल डायरेक्टली ऐड और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट दीज चार्जेस एंड गेट द फाइनल वैल्यू. सो कभी भी घबराना नहीं है. अगर किसी बॉडी पे 10 चार्जेस दिखे, 100 दिखे, 1 लाख दिखे, आपको डायरेक्टली उसे ऐड करके आंसर निकाल देना है. तो इट्स अ सिंपल प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी इजी प्रॉपर्टी. आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट चार्ज इज कंजर्व्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन को क्या बता रही है? कि चार्ज जो है दैट इज कंजर्व्ड. आइए इसको भी समझते हैं. अपन ने देखा था कि बलून वाले एग्जांपल में, जिसमें अपन ने बलून को सर से रब किया और दीवार से जब स्टक किया तो वो चिपक जाता है. तो बलून पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई? बलून पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हुई ड्यू टू द रबिंग, जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सर्ट करने लगता है? तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्जेस. ठीक है, चार्जेस की वजह से ही वहां पर फोर्स एक्ट होता है. मैंने कहा चलो ठीक, आपने भी बोला ठीक. लेकिन एक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं दैट चार्ज इज कंजर्व्ड. हम क्या पढ़ रहे हैं? दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? बेटा जिस तरीके से हमने क्या देखा था छोटी क्लासेस में, हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वो बनाई नहीं जा सकती, एंड इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं करी जा सकती. बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. हो सकता है विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, विंड टर्बाइंस में. ठीक है, हम हाइड्रोलिक एनर्जी जो पानी के अंदर एनर्जी होती है उससे अपन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं. कहां पर? डैम्स में बनाते हैं. सो जिस तरीके से एनर्जी इन सभी एग्जांपल्स में क्या है? कंजर्व्ड है. उसी तरीके से फॉर ए सिस्टम, तो यहां लिखेंगे फॉर ए चार्ज्ड सिस्टम, फॉर ए चार्ज्ड सिस्टम, फॉर ए चार्ज सिस्टम, हमारा जो टोटल इनिशियल चार्ज है, हमारा जो टोटल इनिशियल चार्ज है, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल फाइनल चार्ज. अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो. टोटल इनिशियल चार्ज मतलब हमारे पास बलून वाला एग्जांपल था. बलून के पास कुछ ना कुछ इनिशियली में चार्ज होगा, एंड द नेट चार्ज वाज जीरो, एंड द नेट चार्ज वाज जीरो बिकॉज जब मैं बलून को इनिशियली टच करता हूं तो मेरे को कोई शॉक नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस बॉडी पे शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था.
ठीक है, जब मैंने चार्जिंग कर दी, चार्जिंग कैसे करी, रब करके, अपने बलून को लेकर आया, अपने सर से रब किया, रब करने के बाद जो चार्जेस उस पर डेवलप हुए, एंड दैट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस प्रॉपर्टी, दैट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस प्रॉपर्टी। सो अपन यहां लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उसी तरीके से काम करता है बेटा, जिस तरीके से मेरे पास एनर्जी काम करती थी, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिमिलरली चार्जेस के साथ भी यही रहता है, जो भी सिस्टम पे इनिशियल चार्जेस होंगे वो इस सिस्टम के फाइनल चार्जेस के बराबर होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्जिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, आई होप यहां तक अपन को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, क्या देखेंगे, आइए ध्यान से देखिए। चलिए, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और दिस इन सम बुक्स यू विल फाइंड इट विद द नेम ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कुछ बुक्स में आप इसी सेम प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाम से भी पढ़ोगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटा शब्द जो होता है, बेसिकली क्वांटा शब्द का मीनिंग होता है छोटे छोटे पैकेट्स, बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स, और छोटे छोटे पैकेट्स से मिलके ही चार्ज डेवलप्ड होता है। आज हम उसी प्रॉपर्टी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आइए देखिए। चलिए, so basically what is quantization? Let us see. So quantization of charges. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं विच इज एटम। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड रहना बोर्ड पे एकदम। देखो क्या हो रहा है, ये देखो मेरे पास एटम के सेंटर पे क्या होता है। एटम के सेंटर पे मेरे पास होता है न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। एटम के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। दे आर रिवॉल्विंग इन दी सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। So we know that electrons are negatively charged. We know that electrons are negatively charged and न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटॉन्स एंड द सेकेंड इज न्यूट्रॉन्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो है इनका जो नेचर होता है दैट इज न्यूट्रल। इनका जो नेचर होता है दैट इज न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब जो समझने वाली बात है वो देखो, वी नो दैट जब अपन ने 9th क्लास के अंदर छोटे छोटे एटम्स के बारे में स्टडी किया था, तो हमने एक चीज देखी थी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है। वी नो दैट द नंबर of electrons is equal to the number of protons. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से बराबर होता है, एंड दैट इज वाई, दैट इज द रीजन वी नो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होगा जब उस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होगा। अब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों हो जाता है, इसकी भी एक चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखूं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल बी इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं यहां पर लिख सकता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन सिमिलरली इज सेम बट द साइन इज ऑपोजिट। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम
but the sign is opposite. So 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, but in the opposite sign. अब खुद सोचो कॉमन सेंस से, हमने शुरुआत में देखा था कि चार्जेस को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि चार्जेस कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी देखो चार्जेस स्केलर थे, हम उनको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। अब अगर ये इक्वल है तो नेट चार्ज ओवर एन एटम कितना होगा? सो नेट चार्ज, क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर है इसलिए ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एंड 0 आने का मतलब क्या है? दैट द atom is electrically neutral. That the atom is electrically neutral. अब समझने की बात देखो क्या हो रही है यहां पर। मान लेते हैं एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे। मान लो कि एक एटम के अंदर इनिशियली 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 ही प्रोटॉन्स थे। तो सोचो क्या होगा अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं। अगर मैं एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, इनिशियली दोनों बराबर थे तो नेट चार्ज 0 था। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 प्रोटॉन बच गए। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन्स को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज वी नो दोनों का चार्ज बराबर होता है, साइन ऑपोजिट होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल दी 8 प्रोटॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स विल रिमेन इन एक्सेस। एक्सेस कितने आ जाएंगे? 2 प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो वहां पर 2 प्रोटॉन्स को एक्सेस देखकर क्या समझ में आएगा हमें? 2 प्रोटॉन्स को ज्यादा देखकर हमें यह समझ में आएगा कि अब एटम पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। इसी का ठीक उल्टा करते हैं। इसी का ठीक उल्टा किया, मैंने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया और एटम को दे दिए। मैंने कहा ले 2 इलेक्ट्रॉन ले, तू भी ले ले। इनिशियली 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 प्रोटॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसे एक्स्ट्रा दे दिए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो कैंसिल आउट कर देंगे, बचेंगे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे, एक्सेस में बच जाएंगे। एंड दोज 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएट नेगेटिव चार्ज। दोज 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएट नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं। क्या पॉइंट लिख सकता हूं? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, if electrons are in excess, then कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन नंबर और डेफिशिएंट, तो कौन डोमिनेट कर जाता है? वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स अगर कम रहेंगे तो प्रोटॉन का नंबर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन का नंबर ऑब्वियसली ज्यादा हो गया तो टोटल एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? सो टोटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हमने काफी सारी बातें करी। हमने सबसे पहले यह देखा कि भाई एक एटम पे हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, इसीलिए एटम जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का रीजन क्या है? क्योंकि दोनों के चार्जेस जो हैं वो सेम है। एक का -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है, एक का +1.6 10 पावर माइनस 19 है। अब अगर मैं एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता हूं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाता है। एंड सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, ठीक है भाई, इंक्रीज नहीं हो रहा, हमने इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया ना, तो ओवरऑल चार्ज प्रोटॉन का ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव डेवलप हो गया एटम के अंदर। And if we give excess electrons to this particular atom, then negative charge develops on this atom, and this property, my friend, is known as quantization property. So basically quantization property हमें यह बताती है कि किसी भी एटम पे अगर मुझे चार्ज को डेवलप करना है तो मुझे या तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेना पड़ेगा, या तो मुझे उसे इलेक्ट्रॉन्स दे देने पड़ेंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स उसे दे देता हूं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, माय फ्रेंड, इज क्वांटाइजेशन। नाउ लेट अस डेवलप वन फॉर्मूला फॉर इट। अब इसके लिए अपन एक डेवलप करते हैं फॉर्मूला, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेट अस सी।
See, now the charge basically depends on how many electrons are in excess or how many electrons are in deficient. So we can say that the charge basically is equal to the integral multiple of charge of electron. और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पर प्लस माइनस लगा देता हूं। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये समझते हैं इसमें क्या लिखा है। चार्ज अगर मुझे किसी भी बॉडी पे कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, वो तो n की वैल्यू आ जाएगी। एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से मैं इस फॉर्मूले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को बॉडी पे टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। सो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, number of electrons in excess or deficient, and E is the charge of electron। और E क्या है मेरे पास, बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। एंड दिस इज माय फ्रेंड बेसिकली द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी कहानी क्या हो रही है यहां पर। सो द क्वेश्चन इज, मैंने एक ऑब्जेक्ट में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। ध्यान से सुनो, एक ऑब्जेक्ट में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट में से 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं, खुद सोचो, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, 10 बाहर निकाल लूंगा तो कैसा चार्ज डेवलप हुआ। ऑब्वियसली प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, तो वी कैन से दैट द चार्ज विच इज डेवलप्ड इज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द 10 electrons we have taken out। जिन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाल लिया, उनकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब वो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस n इंटू ई। हमने ये देख लिया कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, तो प्लस लिख दिया। अब n क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 10 थे। 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाला और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, सो द आंसर विल बिकम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। एंड दिस इज माय फ्रेंड बेसिकली वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसपे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया है, डेफिशिएंट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को अब यहां पर समझ में आया कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज को डेवलप करना है, मुझे किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज को डेवलप करना है, सो 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए मैं Q की वैल्यू ले सकता हूं 1 कूलम। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे दे रखा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं बाहर निकालूं या कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी को एक्स्ट्रा दे दूं ताकि मेरे को पर्टिकुलरली 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए बॉडी पे। सो उसके लिए सेम फॉर्मूला लगाइए, सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, Q हमें दे रखा है, E भी हमें पता है। Q की वैल्यू दे रखी है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट द वैल्यू n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सी बेटा क्या हो रहा है यहां पर, हमने ये देखा मुझे किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज को डेवलप करना था, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होंगे उस 1 कूलम चार्ज से, वो अपन को कैलकुलेट करना है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू n इंटू ई। Q की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है, E की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19 होती है। हमने इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट किया, n की वैल्यू निकाली विच इज 6.25 10 टू द पावर प्लस 18। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने पड़ेंगे या तो एक्स्ट्रा में देने पड़ेंगे ताकि मैं बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप कर पाऊं, 1 कूलम चार्ज डेवलप कर पाऊं।
And basically this, my friend, is the conclusion of our property which is known as quantization property. I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा. यहीं पे अपना चार्ज प्रॉपर्टी खत्म होता है और अब अपन शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बेसिकली एक सर्किट के अंदर फ्लो करती है. सो ये थी हमारी चार्जेस की प्रॉपर्टी. आइए अब आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आपको उन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी और आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. चलिए, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टू मेजर प्रॉपर्टीज विच इज नोन एज टू मेजर मटीरियल्स विच आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, नाम में लिखा है कंडक्ट, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लो या चार्जेस के फ्लो को इजीली अलाउ करते हैं, उनको रोकने की कोशिश नहीं करते. चार्ज आता दिखता है, मटेरियल उसे कहता है कि चलो तुम पास हो जाओ, इजीली फ्लो कर जाओ. यहां पर ऐसे मटेरियल्स जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को बड़े ही इजीली अलाउ कर देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कंडक्टर्स बोला जाता है. ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? एक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली अलाउ कर दे, उसी को अपन क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं. नाउ बेसिकली कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या होंगे? तो ऑल द कंडक्टर्स या ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स. मेटल्स में कौन कौन सा आ जाते हैं? गोल्ड आ जाता है, सिल्वर, कॉपर. ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? कंडक्टर्स के हो गए. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक और टर्म लिखा हुआ है, इंसुलेटर. सो व्हाट इज बेसिकली इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? ठीक इसका ऑपोजिट. कंडक्टर ने कहा चार्ज को कि तू आराम से निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द इंसुलेटर इज दैट काइंड ऑफ मटेरियल विच विल ऑपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. एक ऐसा मटेरियल विच विल नॉट मेक द चार्ज टू पास थ्रू. ऐसा मटेरियल जो चार्जेस को रोकने की कोशिश करेगा, उस मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे. सो इंसुलेटर इज दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो. लाइक वुड, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? वुड, लकड़ी, कास्ट बोलते हैं जिसे अपन. सो व्हाट इज वुड? वुड एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से चार्ज पास नहीं हो सकता. चार्ज पास नहीं हो सकता, दैट मीन्स क्लियरली हमें यहां पर एक बात पता चल गई, दोज आर इंसुलेटर्स. चलिए, तो अब अपन देखते हैं इसी के अंदर आगे और एग्जांपल्स अपने पास दे रखे हैं, जैसे कि ग्लास, जैसे कि इबोनाइट. ठीक है, दीज आर ऑल्सो व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स. अब आपके दिमाग में एक सब क्लियर हो गया होगा एक डाउट कि सर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जब भी हमें करवानी है, हमें सर्किट्स बनाने हैं, तो हम कैसे मटेरियल्स को चूज करना पसंद करेंगे? इंसुलेटर्स को कि कंडक्टर्स को? सो ऑब्वियसली वी विल यूज कंडक्टर्स, बिकॉज कंडक्टर्स में से इजीली करंट पास हो जाएगा, इजीली चार्जेस पास हो जाएंगे. लेकिन अगर इंसुलेटर्स का मैंने कोई भी सर्किट बना दिया तो वहां पर मेरे को करंट फ्लो नहीं देखने को मिलेगा और हमारे अप्लायंसेज में करंट नहीं पहुंचने की वजह से वो चल नहीं पाएंगे. तो इनका यूज कहाँ था इंसुलेटर्स का? हम पढ़ क्यों रहे हैं? अब मान लो कि मेरे पास एक वायर है, फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास एक वायर है. इस पर्टिकुलर वायर को अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक या एक रबर की कोटिंग लगी हुई होती है. ठीक है, और इस कोटिंग की वजह से हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से शॉक नहीं लगता. These materials which we use to coat the electrical wires, ताकि हमें शॉक ना लगे, उन्हीं मटेरियल्स किससे बने होते हैं? वो इंसुलेटर से बने होते हैं. तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स जिनके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, एंड अल्टीमेटली ये मटेरियल्स हम यूज करते हैं ताकि हम अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से या चार्जेस से सेफ रख पाएं. ठीक है, तो दीज आर द टू बेसिक क्लासिफिकेशन बिटवीन द मटेरियल्स वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ. हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं? तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स. जब आप फर्दर स्टडीज में जाएंगे आप लोग एक और मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ रिफ्रेशर्स में लिखा हुआ भी होता है, सेमीकंडक्टर्स. नाउ दिस सेमीकंडक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टी कहीं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करती है. ना ही ये बहुत अच्छे से करंट को पास होने देते हैं और ना ही ये पूरा रोकते हैं. इसीलिए हमने इनके नाम में क्या इंट्रोड्यूस किया है? हमने इनके नाम में इंट्रोड्यूस किया है सेमाई. इसका मतलब क्या है? ना ही ये पूरे कंडक्टर्स हैं और ना ही ये पूरे इंसुलेटर्स हैं. ये कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करती है, इसीलिए हम इन्हें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. इनसे हमारे सारे कंप्यूटर अप्लायंसेस बनते हैं. ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर पेरिफेरल्स को बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स हमारे जो मदरबोर्ड्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं,
ठीक है, हमारे फोन्स के अंदर चिप्स लगी होती है, आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो किन की हेल्प से बने जाते हैं? वो बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के हेल्प से, सेमीकंडक्टर्स के हेल्प से। एंड बेसिकली सिलिकॉन आपने सुना होगा, जैसे सिलिकॉन वैली, एंड सिलिकॉन वैली के अंदर किसका काम होता है? कंप्यूटर्स का, इसीलिए उसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ करके हम कंप्यूटर पार्ट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अपन को समझ में आ गई। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए ध्यान से, एक प्रॉपर्टी देखें अपन। हमने कुछ देर पहले देखा कि चार्जेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। नाउ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इफ वी प्लेस देम टुगेदर, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास रख दूं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एंड ड्यू टू द ऑपोजिट नेचर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ड्यू टू द ऑपोजिट नेचर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं यहां पर सिमिलरली मैं सिमिलर चार्जेस को यूज कर लूं, ये लो पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर दोनों ही चार्जेस को मैं नेगेटिव पास में लाके रख दूं, तो मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया दैट इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है? रिपल्शन होने लगता है। दे अप्लाई सम फोर्स ओवर ईच अदर, बट ड्यू टू दैट फोर्स दे ट्रेंड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये प्रॉपर्टी को हमने बोला रिपल्सिव प्रॉपर्टी। सो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन वो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, एंड दोस फोर्सेस कैन बी रिपल्सिव आल्सो। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर मैं एक दूसरा चार्ज लाके अगर रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन है जहां पर मैं दूसरा चार्ज अगर लाके रख दूं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो। खुद सोचो, अपन दो मैग्नेट्स को दिमाग में लेके चलते हैं, मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो इनिशियली दूर पड़े हैं तो कोई एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएगा नहीं, बट एज वन मैग्नेट ट्राइज टू मूव टूवर्ड्स द अदर, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों के बीच में फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाता है और वह तुरंत आके चिपक जाता है उससे। आप लोग कभी भी घर पे इस सेम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए मेरे पास पहले एक पॉजिटिव चार्ज यहां है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज या फिर दूसरा नेगेटिव चार्ज उठा लेते हैं। ये देखो, दूसरा नेगेटिव चार्ज मैं दूर से पास लेकर आता जा रहा हूं, इसके धीरे धीरे पास लेकर आता गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये नेगेटिव चार्ज अपने आप आके इससे चिपक जाएगा। उस पॉइंट या उस रीजन को जहां तक इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स अप्लाई होता है, उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सो एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर दूसरा चार्ज आए और उस पर फोर्स लगे। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दैट टाइप ऑफ रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एज ऑफ 10th क्लास लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट रीजन इन विच इफ वी प्लेस अनदर चार्ज इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। आइए नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल भी एक छोटी सी चीज देखते हैं। हमारे पास एक झरना है, ठीक है, हमारे पास एक झरना है और झरने में पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। हमारे पास एक झरना है और पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। ऐसा समझ लो कि हमारा जो पानी है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो हाइट में डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल। हमारा जो हाइट में डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल, और जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसी एनालॉजी से हम आगे अपने ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट इन सब की स्टडी करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हेल्प्स अस और हेल्प्स फ्लो ऑफ चार्जेस, ताकि इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो कर पाए। किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज अपन ने चार्जेस की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स देख लिए, सेमीकंडक्टर देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, एंड वी विल डू ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।